हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ महाराज मूवी को, जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने। दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। मूवी की शुरुआत होती है 1832 गुजरात के वडाल गांव से, जहां हम देखते हैं मूलजी जीवराज के घर में पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम करसन दास रखते हैं, यानी कृष्ण का दास। और करसन बहुत बुद्धिमान और चंचल स्वभाव के होते हैं। करसन जैसे जैसे बड़े होते जाते, उनके मन में तरह तरह के सवाल आते, जिसका जवाब उनके माता पिता के पास भी नहीं होता। करसन जब 10 साल के उम्र में होते हैं तब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है और पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। तब करसन के मामा करसन को बॉम्बे लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब बॉम्बे के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड के सालाना किराए पर बॉम्बे को दिया था। उस वक्त बॉम्बे का अलग ही वर्चस्व था, जो गुजराती वैष्णव संप्रदाय के कपास के व्यापारियों का गढ़ था। बॉम्बे में उस वक्त वैष्णवों की 7 हवेलियां हुआ करती थीं। कालवा देवी के बीचों बीच थी मोटी हवेली। वैसे तो शासन अंग्रेजों का था, लेकिन सिक्का हवेली के मुख्य महाराज यदुनाथ उर्फ जेजे का चलता था। इस मोटी हवेली के पास करसन के मामा का घर था। देखते देखते करसन बड़े हो गए और बॉम्बे के हवा में घुल मिल गए। करसन की सोच क्रांतिकारी थी और जात पात में भेदभाव भी नहीं रखते थे, और विधवा प्रथा के लिए भी आवाज उठाते हैं। इनके क्रांतिकारी सोच की वजह से दादा नौरोजी जैसे सुधारकों के लिए उनके अखबार में लेख लिखने का काम करते थे। करसन के प्रभावशाली सोच अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचने लगे थे, और समाज के आम लोग ही नहीं बल्कि आजादी के लिए लड़ने वाले सेठ गोकुलदास देशपाल और सोराब जी जैसे प्रभावशाली लोग भी उसके लेख को पढ़ने लगे थे और उनके सभा में भी जाते थे, जहां करसन लोगों को जागरूक करने के लिए अपने विचार सुनाते हैं। फिर होली का दिन आता है और करसन अपनी भाऊ के पास जाते हैं, जो रिश्ते में मासी लगती हैं, और भाऊ करसन को बहुत प्यार करती हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है करसन की सगाई हो गई है और अब तक शादी नहीं की है, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी मंगेतर भी पढ़ाई करें और उसके बाद वो दोनों शादी करें। फिर करसन अपनी मंगेतर किशोरी के पास जाते हैं, जो कि महाराज की बहुत बड़ी भक्त रहती है। यहाँ करसन किशोरी को रंग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किशोरी मना कर देती है, क्योंकि यहाँ के परंपरा के हिसाब से पहले महाराज जी लल्ला को रंग लगाते हैं, उसके बाद लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यहाँ ये भी नोटिस होता है कि करसन महाराज जी को पसंद नहीं करता, उसकी सोच थोड़ी अलग होती है। आगे हम लोग देखते हैं उस हवेली के महाराज जेजे को, जो कि एक धर्म गुरु होते हैं, और वहाँ के लोग उन्हें भगवान की तरफ पूजते हैं। यहाँ हम देखते हैं हवेली के बाहर बहुत सारे लोग होली सेलिब्रेट करने के लिए महाराज जेजे का इंतजार करते हैं। महाराज जेजे आते हैं और होली को अच्छे से मनाया जाता है। वहीं दूर से महाराज जेजे किशोरी को नाचते हुए देखते हैं और जेजे किशोरी को जाकर रंग लगा देते हैं। जेजे महाराज अगर किसी लड़की को रंग लगा दें तो इसका मतलब होता है कि महाराज ने उस लड़की को चरण सेवा के लिए चुना है। चरण सेवा एक ऐसी परंपरा है जहां कुंवारी लड़कियां शादी से पहले जेजे महाराज के पास जाती हैं, जबकि महाराज उन लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और उन लड़कियों के माँ बाप को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं होती है। और तो और चरण सुख को पैसे देकर लोग देख भी सकते थे। खैर, फिर किशोरी की माँ किशोरी को महाराज के पास भेज देती है, और वहीं करसन किशोरी को खोजता हुआ किशोरी की बहन के पास जाता है, और वो उसे बताती है कि किशोरी जेजे महाराज के पास चरण सेवा के लिए गई है। फिर वो महाराज के हवेली पर जाता है, पर वहाँ महाराज के खास सेवक खवास मौजूद रहते हैं, जो कि करसन को जाने से रोक देते हैं। फिर करसन बोलता है, मैं उस लड़की का मंगेतर हूँ जिसे चरण सेवा के लिए चुना गया है। फिर खवास ये सुनते ही करसन को जाने देता है। करसन वहां छत पर जाते हैं, जहां से सारे लोग चरण सेवा को छोटे से खिड़की से देखते हैं, और करसन देखता है कि जेजे महाराज किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, और इस चीज से किशोरी को भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखकर करसन को गुस्सा आता है और वो अंदर जाता है और जेजे को बोलता है कि मुझे पता था तुम पाखंडी हो, लेकिन इस हद तक गिर जाओगे ये नहीं पता था। तभी जेजे बोलता है, ये एक परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है और लोग अपने मर्जी से आते हैं। फिर करसन किशोरी को घर चलने को बोलता है, लेकिन किशोरी जाने से मना कर देती है और करसन वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन किशोरी करसन के पास जाती है
और उसे मनाने की कोशिश करती है। लेकिन करसन किशोरी को समझाता है कि जे ढोंगी है और वो तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को यूज करता है, और तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि क्या सही है और क्या गलत है, तो तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन किशोरी को ये सब बात अभी भी समझ नहीं आती, और यहाँ किशोरी करसन को बोलती है, अगर तुम्हारी माँ भी जिंदा होती तो तुम्हारी बहन को चरण सेवा के लिए भेज। और करसन गुस्से में आकर किशोरी के ऊपर हाथ उठा लेता है और किशोरी से सगाई तोड़ देता है। फिर किशोरी रोती हुई जे के पास जाती है और सगाई टूट जाने की बात जे को बताती है। और फिर जे यहाँ किशोरी का ब्रेन वॉश करते हैं और बोलते हैं कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, और अब से तुम मेरी खास लाडली बनकर मेरे पास रहो। और ये सुनते ही भोली भाली किशोरी फिर से खुश हो जाती है और जे के पास रहने लगती है। अब तक किशोरी को समझ नहीं आ रहा था कि जे उसको यूज कर रहा है। फिर वहीं अगले दिन किशोरी अपने कमरे से जे को खोजते हुए दूसरे कमरे की तरफ जाती है और वहां उसे जे की आवाज सुनाई देती है, जहां जे किसी लड़की से वही मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं जो किशोरी को बोलकर उसका दिल जीता था। फिर किशोरी उस गेट से झांक कर देखती है तो उसे वहां उसकी छोटी बहन दिखाई देती है। ये देखकर किशोरी को रियलाइज हो जाता है कि वो जिसे भगवान समझती थी वो असल में पाखंडी है। किशोरी जे को बोलती है, आप हम जैसी लड़कियों को लाडली बनाकर यूज करते हैं, हम लोग के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं आप। मैं तो आपको भगवान समझकर पूज रही थी, लेकिन आप तो एक गंदे और झूठे इंसान निकले। ये बोलकर किशोरी अपनी बहन को लेकर चली जाती है और घर जाकर बहुत रोती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि करसन सही था। काश उसकी बात मान लेती तो आज करसन उसके साथ होता। वहीं दूसरी तरफ करसन और किशोरी की सगाई टूट जाने की खबर करसन के मामा को मालूम चलती है और करसन के मामा करसन को समझाते हैं कि किशोरी से शादी कर ले, और किशोरी ने जो किया है वो गलत नहीं है। सारी लड़कियां चरण सेवा के लिए हवेली जाती हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी मामी भी गई थी। ये बात सुनकर करसन को गुस्सा आता है और किशोरी से शादी के लिए साफ मना कर देता है। उसी दरमियान करसन के मामा उसको एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर हवेली के बाहर श्याम और लीलावती आते हैं, जो कि जे से मिलना चाहते हैं। खवास जे को बाहर बुलाता है। यहाँ श्याम जे से रो रो कर बोलते हैं कि उनकी बहन के पेट में उनका बच्चा पल रहा है, मेरी बहन को अपना लीजिए वरना हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन जे उसे अपनाने से मना कर देता है। फिर जे श्याम को बोलता है, मैं एक डॉक्टर का पता देता हूँ, वहां जाकर अपनी बहन का बच्चा गिरा दो। ये सुनकर श्याम को गुस्सा आता है और वो जे को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जे के आदमी उसे रोक लेते हैं और जे लीलावती को एक धतूरे का लड्डू खिला देता है, जिससे उसका बच्चा पेट में ही मर जाए। लड्डू खाने के बाद लीलावती की तबीयत खराब हो जाती है। बेचारे श्याम को कुछ समझ नहीं आता और वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। वहीं पास से करसन गुजर रहे होते हैं, आवाज सुनते ही वहां जाते हैं और श्याम उसे बता देता है कि जे ने उसकी बहन को धतूरे का लड्डू खिलाया है ताकि उसका बच्चा मर जाए, और ये बच्चा जे का ही है। ये सुनते ही करसन हॉस्पिटल जाने को बोलता है और आसपास देखता है तो उसे एक लॉरी दिखाई देती है। जैसे ही लॉरी लेकर वहां जाता है तो देखता है श्याम और लीलावती को कोई हवेली में खींचकर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वहीं करसन की मुलाकात हवेली के मुख्य पंडित लालवंजी महाराज से होती है, जो जे के बुरे कर्मों से खुश नहीं है। जे से सारे पंडित खिलाफ हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि जे के सामने आवाज उठाएं। यहाँ पंडित करसन को समझाते हैं, समाज सुधार का काम करते हो तो अब हवेली के बारे भी लिखो, हम लोग अंदर से कुछ नहीं कर सकते लेकिन तुम बाहर से करो। फिर करसन वहां से सीधा दादा भाई नारोजी के पास जाता है और हवेली के गैर कानूनी कामों को लेख में लिखने को बोलता है, लेकिन दादा नौरोजी भाई मना कर देते हैं और दादा भाई नौरोजी करसन को समझाते हैं, अगर तुम समाज सुधार करना चाहते हो तो इसकी शुरुआत तुमसे होनी चाहिए। दोस्तों, दादाजी नौरोजी यहाँ किशोरी को माफ करने की बात करते हैं और करसन उनकी बात को मान जाता है और वो जैसे ही किशोरी के पास जाना चाहता है तभी वहाँ एक भागता हुआ आदमी करसन के पास आता है और उसे बताता है कि किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। और करसन वहां जाता है और वो ये देखकर अंदर से बहुत टूट जाता है और उसे इस बात का बहुत दुख भी होता है। फिर करसन उसके अंतिम संस्कार में जाता है और वहां किशोरी की बहन एक लेटर देती है जो कि मरने से पहले किशोरी ने लिखा था, जिसमें किशोरी ने लिखा था, इंसान और भगवान में फर्क समझने में गलती हो गई और जब समझ आई तो आपसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई, और मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जे का असली चेहरा लोगों के सामने लाना। लेटर को पढ़ने के बाद करसन सीधा जे की हवेली जाता है और जे को बोलता है कि तुमने किशोरी की जान ली है,
और मैं तुम्हें इस पाप के लिए छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे बुरे कर्मों को लेख में लिखूंगा और लोगों तक तुम्हारे असली चेहरा को लाऊंगा। लेकिन जे हंसते हुए बोलता है कि मैं जिस ऊंचाई पर खड़ा हूँ वहां तक तुम पहुंच भी नहीं सकते। तुम मूर्ख हो और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर कर्सन वहां से चला जाता है और अपनी एक नई प्रेस ओपन करता है, सत्य प्रकाश के नाम से। और कर्सन जे के हर वो काले करतूत को उस अखबार में छाप देता है ताकि लोग पढ़ें और जे के असली चेहरा को जान सकें कि वो बाबा नहीं बल्कि एक ढोंगी है। फिर नानू भाई सारे अखबार को लेकर बाहर निकल जाते हैं ताकि लोगों तक ये अखबार पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही जे के आदमी उन सारे अखबार को जला देते हैं और अखबार किसी तक नहीं पहुंचती। और जे उस अखबार को पढ़कर अब अपनी चाल चल देता है ताकि कर्सन उससे माफी मांगे। जे शहर के सारे हवेली के दरवाजे को बंद करा देता है और साथ ही साथ पूजा पर भी रोक लगा देता है। फिर दूसरे दिन शहर के तमाम लोग हवेली के पास आते हैं मंगला पूजा करने के लिए और देखते हैं हवेली के दरवाजे पर एक नोटिस लिखा हुआ है। उसमें लिखा है जब तक कर्सन जे से माफी नहीं मांगेगा तब तक हवेली के दरवाजे और पूजा दोनों बंद रहेंगे। इसलिए सारे लोग कर्सन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जे से माफी मांगो। एक कर्सन के लिए कोई अपनी आस्था से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फिर कर्सन एक बड़े से भगवान के फोटो को लेकर एक पेड़ के नीचे रख देता है और सारे लोग को बहुत अच्छे से समझाता है और बोलता है भगवान तो हर जगह है, जरूरी थोड़ी है कि हवेली में ही भगवान की पूजा की जाए। फिर आगे बोलते हैं कि जे की लड़ाई मेरे से है, आप लोगों के लिए मंदिर क्यों बंद है। तभी वहां विराज नाम की एक लड़की आती है और वो कर्सन के बातों से सहमत होती है और फिर धीरे धीरे सारे लोग कर्सन की बात को समझ जाते हैं और वहीं आरती और पूजा करने लगते हैं। और वहीं दूर खड़े हवेली से जे सब कुछ देखता है और फिर वो किसी दूसरी चाल के फिराक में लग जाता है, क्योंकि यहाँ तो जे की दाव फेंकी पड़ गई और सारे लोग कर्सन के साथ हो गए और उस दिन से डेली उसी पेड़ के पास लोग पूजा करने लगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं विराज कर्सन के पास जॉब के लिए जाती है और साथ ही साथ बताती है कि वो 10th की पढ़ाई 3 बार की है। कर्सन को विराज का हाव भाव ठीक लगता है और उसे जॉब के लिए रख लेता है, लेकिन वो भी बिना पैसे के। और विराज भी बिना पैसों के काम करने के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि दोस्तों विराज कर्सन को पहले से ही पसंद करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। खैर कर्सन फिर से दूसरी बार उसी जे के काली करतूत वाली न्यूज को अखबार में छाप देता है और नानू भाई को लेकर शहर भेज देता है, लेकिन फिर जे के आदमी उस अखबार को जला देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार अखबार जे के आदमियों को गुमराह करने के लिए था, क्योंकि असली अखबार तो लोगों तक पहुंच जाता है। क्योंकि इस बार कर्सन और विराज मिलकर अखबार को फल और सब्जी के टोकरियों में छिपाकर शहर के लोगों तक पहुंचा दिया था। कर्सन के लेख को पढ़ने के बाद इसका असर हवेली पर पड़ने लगा था, जिससे हवेली पर भेंट भी चढ़ने कम होने लगे थे। और जे को ये बात समझ आ रही थी कि कर्सन यहाँ पर भारी पड़ रहा है, इसलिए जे अब सीधा कर्सन पर मानहानि का केस कर देता है, वो भी 50,000 जुर्माने के साथ। लेकिन कर्सन डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना ही पैसे और ना ही फैमिली। इसलिए कर्सन जे के पास जाता है और बोलता है मैं इस केस को लड़ूंगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कर्सन इतने कॉन्फिडेंस में इसलिए हैं क्योंकि कर्सन के पास कुछ गवाह होते हैं जो जे के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। और अब केस की बात पूरे शहर में फैल चुकी थी। फिर वहीं हवेली में पंचों की बैठक बुलाई जाती है और वहां मौजूद तमाम लोग जे को समझाते हैं कि कर्सन से माफी मांग लो, क्योंकि अब तक हवेली से कोई कोर्ट नहीं गया और इससे हवेली का अपमान होगा। लेकिन जे अहंकार में चूर थे, वो माफी मांगने से मना कर देते हैं और बोलते हैं केस मैं लड़ूंगा और कर्सन को सबक भी सिखाऊंगा, क्योंकि दोबारा कोई कर्सन इस हवेली पर उंगली ना उठाए। वहीं दूसरी तरफ कर्सन को पता चलता है कि उनके सारे गवाह कोर्ट में जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि जे ने सबको जान से मारने की धमकी दी है। और वहीं विराज भागी हुई आती है, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा हुआ है। जैसे ही कर्सन बाहर जाता है और वो देखता है कि उसके प्रेस को भी जे के आदमियों ने जला दिया है। जे के तमाम कोशिश करने के बाद भी कर्सन रुकते नहीं है। फिर कर्सन के घर जे की पत्नी वाहूजी आती हैं। वाहूजी जे के गंदे कामों को रोकना चाहती हैं, इसलिए कर्सन का साथ देने आई हैं। और वाहूजी कर्सन को एक पता देती हैं जहां से उसे एक गवाह मिल जाए। फिर कर्सन फौरन वहां से उस पते पर रवाना हो जाता है। फिर वहां कर्सन की मुलाकात होती है श्याम जी और लीलावती से। जी हाँ दोस्तों, ये वही लोग हैं जिसे कर्सन मूवी के स्टार्टिंग में बचाने की कोशिश की थी, बट हवेली में उन्हें किसी ने खींच लिया था। असल में दोस्तों उस रात वाहूजी ने श्याम और लीलावती को हवेली में ले गई थी और लीलावती को नमक पानी पिलाकर धतूरे वाले जहर को उल्टी के जरिए बाहर निकाली थी,
तब से श्याम और लीलावती यहाँ छुप कर रह रहे हैं। श्याम और लीलावती करसन को देखकर समझ जाते हैं कि बाबूजी उन्हें वहां क्यों भेजी हैं और लीलावती गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर करसन श्याम और लीलावती को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर रख देते हैं ताकि जेजे के लोग उन तक ना पहुंचे। फिर जेजे करसन को हवेली बुलाते हैं और कोर्ट में जाने से पहले उसे माफी मांगने का एक मौका देना चाहते हैं और सारे केस को भी रफा दफा कर देना चाहते हैं। लेकिन करसन वहां जेजे को बोलता है कि माफी कौन किससे मांगेगा इस बात का फैसला कोर्ट करेगी। और करसन पूरे फूल जोश में महाराज को बोलता है कि अब अगर आप मुझसे माफी भी मांगेंगे तो मैं इस केस को रफा दफा नहीं करूंगा। दोस्तों, करसन इतने जोश में इसलिए महाराज को चैलेंज कर रहा है क्योंकि उसके पास लीलावती है जो कोर्ट में जेजे के खिलाफ गवाही देगी कि उसके पेट में जेजे का बच्चा पल रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जेजे ने पासा पलट दिया है क्योंकि लीलावती को जहाँ करसन ने छुपा कर रखा था वहां का पता जेजे को लग गया था और वो उसे वहां से लाकर उसकी शादी खवास के साथ करा देते हैं ताकि उसके पेट में पल रहे बच्चे को बाप का नाम मिल जाए। वहीं करसन लीलावती को वहां देखकर पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि करसन की एक आखिरी उम्मीद थी जो वो भी खत्म हो गई और करसन वहां से फिर निराश होकर चले जाते हैं। फिर अगले दिन कोर्ट की हियरिंग होती है जिसमें करसन और जेजे दोनों लोग कोर्ट जाते हैं और यहाँ पर जेजे का लोग बहुत अच्छे से स्वागत भी करते हैं। फिर कोर्ट में करसन के वकील जेजे को कटघरे में बुलाते हैं लेकिन जेजे कटघरे में जाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं महाराज कहीं नहीं जाते बल्कि लोग उनके पास आते हैं। और जज भी महाराज के बातों को मान जाते हैं और जेजे वहीं बैठकर सारे जवाब देते हैं। वहीं करसन के वकील जज को बोलते हैं कि जेजे ने बहुत सारी लड़कियों का शोषण किया है। वहीं बचाव में जेजे बोलते हैं कि ये एक परंपरा है जो सालों से चलती आ रही है और महाराज लोग बस उसे आगे बढ़ाते हैं। फिर कटघरे में डॉक्टर विट्ठल जी लाड को बुलाया जाता है जो जेजे के पर्सनल फिजिशियन थे और वो यहाँ जेजे के खिलाफ बयान देते हैं। डॉक्टर यहाँ बताते हैं कि जेजे को चांदी का बीमारी था जिसे सिफिलिस भी कहा जाता है। ये बीमारी अलग अलग स्त्रियों के साथ सेक्स करने से होता है और जेजे को सेक्स करने के लिए मना भी किए थे। लेकिन जेजे जज को बोलते हैं उन्हें चांदी का नहीं बल्कि चांदा की बीमारी हुई थी। शायद डॉक्टर साहब को सुनने में गलती हो गई क्योंकि उन्होंने उन दिनों कुछ ज़्यादा ही मसालेदार पकवान का सेवन कर लिया था जिस वजह से उनके पीठ पर दाना निकल आए थे जिसे चांदा रोग कहा जाता है। फिर करसन के वकील जज को बोलते हैं कि जेजे के पास कोई सबूत नहीं है कि वो साबित कर सके कि उन्हें चांदी का रोग नहीं बल्कि चांदा का रोग हुआ था। फिर कटघरे में करसन को बुलाया जाता है और जेजे के वकील जज से बोलते हैं कि करसन महाराज को बदनाम करने के लिए और लोगों के बीच नाम और पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर करसन जवाब देते हैं कि जेजे से उनका कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, वो लड़कियों के साथ शोषण करते हैं और उन्हें जहाँ भी गलत दिखता है वो वहाँ के गंदगियों को साफ करना चाहते हैं। और उसने अब तक सारे धर्म संबंधित किताबों को भी पढ़ा है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि शादी से पहले लड़कियों को महाराज के पास चरण सेवा के लिए जाना है और अगर कोई खुद से आता भी है तो जेजे को रोकना चाहिए क्योंकि जेजे धर्म गुरु हैं। उनका कर्तव्य होता है कि लोगों को अच्छी राह दिखाएं, लेकिन जेजे ऐसा नहीं करते बल्कि और उनका फायदा उठाते हैं। और करसन वहां मौजूद लोगों को भी बोलते हैं हम लोग अपनी बहू बेटी को बिना घूंघट के घर से बाहर नहीं जाने देते हैं और जेजे के पास चरण सेवा के लिए क्यों भेजते हैं। गलती हमारी है जो हम लोग अपनी बहू बेटियों को चरण सेवा के लिए भेजते हैं। फिर करसन जज से रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं अगर ये परंपरा को आज नहीं रोका गया तो ये हमेशा चलता रहेगा। जेजे जैसे लोग बदल जाएंगे लेकिन ये रिवाज नहीं बदलेगा और लड़कियों का लगातार शोषण होता रहेगा। और मैं अगर जेल भी चला गया तो मैं इस लड़ाई को जेल से लड़ूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। जिसे साथ देना है दे वरना मैं अकेला काफी हूँ। वहाँ बैठे तमाम लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तभी वहाँ करसन की मासी भावो आती हैं और वो जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ी हो जाती हैं। फिर 7 दिनों तक औरतें मर्द अपने बहू बेटियों के साथ अदालत में गवाही देने आए और सारे नतीजों को सुनते हुए जज ने करसन दास को मानहानि के केस से बरी कर दिया और चरण सेवा जैसे गंदे परंपरा को भी बंद कर दिया। और अब सारे लोग जेजे के साथ नहीं बल्कि करसन के साथ खड़े थे। लोगों की आंख भी खुल चुकी थी कि जेजे सच में पाखंडी है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, आइए थोड़ा सा इस टॉपिक पर बात करते हैं। ये मूवी हम लोगों को कहीं ना कहीं ये बताना चाहती है
कि इंसान को कभी भगवान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इंसान को भगवान का दर्जा दे देते हैं तो वो तरह तरह के गलत कर्मों को करता है और हम लोग उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों ने ही उन्हें भगवान बनाया है। और हम लोग ये सब करके भगवान का भी अपमान करते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है और भगवान कभी कोई इंसान नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, किसी इंसान की नहीं। दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।